हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमारी सिंगल सेशन सीरीज़ जारी है और आज का जो टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी सारे बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि वही डिस्कस करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज़ बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हुई हैं, चाहे वो रिसिप्ट की थी या पेमेंट की, उसका एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक भी बोलते हैं। आपको याद होगा जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा तब आपको बैंक की तरफ से एक पासबुक मिली होगी। वो पासबुक में आप बैंक की जितनी ट्रांजैक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड आपको बैंक बना के देता है। आप अपनी पासबुक बैंक को देते हो और बैंक वो सारी एंट्रीज आपको करके देता है जितनी रिसिप्ट या पेमेंट की हैं। लेकिन ये जो हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए, आपको याद हो, आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक में बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, जिसके ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि जितना पैसा आपके पास है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, और ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, वो बैंक में अकाउंट जो खोलता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। अब वो जो करंट अकाउंट ओपन किया जाता है उसका एक रिकॉर्ड, जैसे मैंने कहा, बैंक रखेगा, दूसरा रिकॉर्ड आप या हम खुद रखते हैं। जो हम रिकॉर्ड रखते हैं वो कैश बुक में होता है। आपको याद होगा, आपने कैश बुक पढ़ी, उसमें आप दो कॉलम बनाते थे, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का, एक कैश का और एक बैंक का, दो कॉलम आप इसमें बनाते थे। अब यहाँ पे हम कैश कॉलम को तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैंक कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैंक कॉलम था, रिसिप्ट आप डेबिट साइड में लिख देते थे, पेमेंट आप क्रेडिट साइड में लिख देते थे, और फाइनली लास्ट में टोटल करते थे। तो यहाँ पे इस तरफ बैलेंस बनता था बैंक का, या इस तरफ भी बन सकता है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। सपोज करो यहाँ पे आपका बैलेंस आता है 1 लाख, तो ये बैलेंस क्या शो करता है कि आपका बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो दो लोग बना रहे हैं, एक बैंक और एक हम, लेकिन बैलेंस, क्योंकि एक ही चीज़ को दो लोग बना रहे हैं तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर मैं बैंक में 10,000 जमा कर रहा हूँ तो बैंक में मेरा 10,000 होना चाहिए। अगर मैं बैंक से 2,000 निकाल रहा हूँ तो बैंक में मेरा बैलेंस कम हो जाना चाहिए। पैसा डालूंगा तो बढ़ना चाहिए, पैसा निकालूंगा तो घटना चाहिए, और वही बैलेंस मेरा कैश बुक में भी शो होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार हमारा जो कैश बुक है उसका बैंक का जो बैलेंस है वो अलग अमाउंट शो कर रहा होता है, और बैंक में जो हमारी पासबुक है या बैंक का जो हमारा अकाउंट है वो कुछ अलग अमाउंट शो कर रहा होता है। तो दोनों मिसमैच कर जाते हैं। तो हमें फिर वो रीज़न ढूंढने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये मिसमैच हुआ, और उन रीजंस को लेकर हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन मतलब मैच करना, किसको? अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक की पासबुक के साथ, उसको मैच करना, ताकि जो डिफरेंसेस हैं हम देख सकें किन वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो समझ लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहले मीनिंग। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। सबसे पहला इसमें एमसीक्यू यही पूछा गया है, बहुत सारे मैंने देखे हैं। अब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कौन बनाता है। तो उसमें ऑप्शंस होती हैं, एक उसमें अकाउंट होल्डर आ जाएगा, बाकी 3 ऑप्शंस और होंगी जो गलत होंगी। जैसे एक ऑप्शन बैंक आ सकती है, या क्रेडिटर आ सकता है, या नन ऑफ दीज। तो काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा कि बैंक, कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बैंक बनाता है, गलत है। बैंक कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो बनाता है जिसका बैंक में अकाउंट है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट होल्डर, या आपके बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाता है, 1 महीने के बाद, या कभी भी जब भी आप बनाना चाहो। नॉर्मली 1 महीने के बाद हम बनाते हैं। टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को रिकंसाइल यानी जोड़ने के लिए, एज पर कैश विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शोइंग एंट्री कॉजिंग, यानी दोनों को मैच करने के लिए। किसको मैच करने के लिए? हमारी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है, कैश बुक में, नॉट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस को हमारी पासबुक के साथ मिलाने के लिए। एंड शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस, और उन एंट्रीज, उसमें उन एंट्रीज को शो किया जाता है जिनकी वजह से दोनों बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हुआ।
ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि क्यों जो बैलेंसेस हैं वो मिसमैच करते हैं, रीजंस क्या हैं। देखिए ये रीजंस मैंने यहां लिखे हैं, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। देखो मैंने कहा कि हम जो कैश बुक मेंटेन करते हैं उसमें जो बैंक हमारा कॉलम है वही हमारा बैंक में जो अमाउंट है वो होना चाहिए। जितना बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट कैश बुक हमारा यहाँ शो कर रही है कैश बुक में, वही बैलेंस हमारा बैंक में होना चाहिए, लेकिन कई बार ये मिसमैच करते हैं। अब हम ढूंढेंगे उनके रीजंस। देखिए सबसे पहले क्या है कि सपोज करो कि आपका कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक साइड का, बैंक कॉलम का, मैं उसकी बात करूँगा, और आपकी पासबुक, सपोज करो दोनों बैलेंस स्टार्टिंग में सेम है, 10-10 हज़ार है। अब डिफरेंस क्यों आता है? रीजन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। पहला रीजन है टाइमिंग की वजह से डिफरेंस का आना। टाइमिंग क्या मतलब? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे मैंने कहा कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर डेट तक बनाई जाती है। अब मान लो कि मैं ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, मुझे 31 अक्टूबर तक एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इट मीन्स मैं देखूंगा 31 अक्टूबर तक इसके अंदर की ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है। अब जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मान लो मैंने किसी को चेक इशू किया था, यानी किसी को पेमेंट की थी, मैंने किसी को 2000 का चेक इशू किया। अब जब मैं किसी को कोई पेमेंट करूंगा तो मुझे पता है कि बैंक में मेरा बैलेंस वो कम होने वाला है, क्योंकि जिसको मैंने पेमेंट की वो मेरे बैंक से वो पैसा निकाल लेगा। तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी कैश बुक को भी माइनस कर दूंगा 2000, क्योंकि पता है बैंक से वो पैसा निकलने वाला है। तो ये मेरी हो जाएगी 8000। लेकिन जिसको मैंने पेमेंट की, सपोज करो 31 अक्टूबर को मैं ये क्लोज कर रहा था, लेकिन उसने जो पैसा चेक बैंक में दिया वो अक्टूबर के बाद दिया। इसका मतलब 31 अक्टूबर तक मेरे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकला, वो उसके अगले महीने निकला। मैं तो 31 अक्टूबर तक की बना रहा था। तो ये बैलेंस कितना शो करेगा? 10,000। तो यहाँ पे क्या हो गया? मिसमैच हो गया। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो की थी वो सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्डिंग हुई। अगर ये ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड हो जाती तो मुझे इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। 2000 यहाँ से भी कट जाता, दोनों बैलेंस 8,000 हो जाते। रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको रिकंसाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रांजैक्शन सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड हुई। तभी ज़रूरत पड़ती है जब एक जगह रिकॉर्ड होती है। दोनों जगह रिकॉर्ड होगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको रिकंसाइल करने की, अपने आप दोनों बैलेंस बराबर हो जाते हैं। तो पहला रीज़न हो गया कि आपने किसी को चेक दिया, लेकिन उसने वो चेक जब आप जिस डेट की आप बना रहे थे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद बैंक में जमा करवाया। इट मीन्स उस डेट तक हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा, तो हमारा एक बैलेंस इंक्रीज हो गया, एक डिक्रीज हो गया। अब मुझे करना क्या है? आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, आपको इस बैलेंस के साथ इसको कंपेयर करना है। आपको हमेशा कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो पासबुक के साथ कंपेयर करना है। कैश बुक का बैलेंस कैश बुक के साथ कंपेयर नहीं करोगे आपको पासबुक के साथ कंपेयर करना है। तो पासबुक मुझे दिखा रही है 10,000, यहाँ पे कितना है? 8,000। तो मुझे अगर इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो ये 2000 जो मैंने माइनस किया था उसको वापस ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बैंक से पैसे नहीं कटे, तो मैं उसको दोबारा ऐड कर दूंगा, दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे। दूसरा रीजन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड मतलब हमने चेक जमा करवाया। इट मीन्स हमारे पास कोई रिसिप्ट आई थी, किसी ने हमें पेमेंट की थी, हमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया या बैंक को दे दिया। मान लो वो चेक 5,000 का था, तो अगर मेरे पास कोई चेक आया और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इट मीन्स मुझे पता है कि बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वो 5,000 का चेक था तो मुझे पता है बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ इसको 15,000 कर दूंगा, क्योंकि बैंक में भी वो पैसा एक टाइम आ ही जाएगा। लेकिन जिस समय मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मान लो उस समय तक बैंक में वो पैसा नहीं आया, क्योंकि आपको सबको पता है कि चेक को क्लियर होने में 2 या 3 दिन लग जाती है। और सपोज करो उससे पहले ही मैंने स्टेटमेंट बना दी, तो बैंक में वो चेक अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ, जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस आपका कितना शो करेगा? 10,000। तो एक आ गया ये रीज़न कि क्यों मिसमैच हुआ, क्योंकि मैंने चेक आज बैंक को भेज दिया और मैंने आज अपनी बुक को प्लस 5,000 कर दिया, लेकिन बैंक में वो जमा नहीं हुआ, तो वो बैंक का बैलेंस आपका 10,000 ही शो करेगा। तो एक बैलेंस बड़ा और एक छोटा हो गया, यानी मिसमैच हो गया। अगेन रिकंसाइल करना है, तो मैंने कहा अगर आप कैश बुक को इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, मैच करना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ बैलेंस कितना था? 10,000। तो आपको माइनस करना पड़ेगा फिर से 5,000, क्योंकि बैंक में तो पैसा वो जमा
हुआ ही नहीं, ताकि दोनों बैलेंस क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। अच्छा, ये मैं रीजंस बता रहा हूँ अभी आपको। उसके बाद अगला रीज़न, पहला आ गया डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि मैंने चाहे किसी को पेमेंट की या किसी से शिफ्ट किया, टाइम के अंदर वो पेमेंट या शिफ्ट नहीं हुई। दूसरा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो सीधे हमारे बैंक में रिकॉर्ड होती हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, सिंपल सा है कि अगर आपका बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज बैंक ने आपको 2000 का इंटरेस्ट दे दिया तो आपका बैलेंस हो गया 12000, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता, तो हमने अपने कैश बैलेंस को इंक्रीज नहीं किया अकॉर्डिंगली, तो ये बैलेंस कितना शो कर रहा है, 10,000। अब मैंने क्या कहा, आपको कैश बुक को इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ मैच करना है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 आपको कैश बुक में भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये कंपेयर हो पाएगा, तब आप जाके ये मैच होगा। तो एक कारण ये हो गया कि बैंक ने आपको पैसा दिया था लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं चला, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो अकॉर्डिंगली बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों को मैच करने के लिए मुझे कैश बैलेंस भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा जितना बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, यानी 2000। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने कोई हमसे इंटरेस्ट लिया या कोई चार्जेस लिए, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस, या बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया। तो मान लो बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने कुछ हम पे चार्जेस लगाए हैं, कुछ पैसा हमारे अकाउंट से काटा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो मान लो अगर बैंक ने 1000 रुपये हमारे अकाउंट से काटा है तो बैंक बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, 9000। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता था, हम तो अपनी कैश बुक को 10,000 मान के चल रहे थे कि कैश हमारा बैंक में 10,000 है, लेकिन वहाँ से 1000 कट चुका है। अगेन आपको इसको इसके बराबर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 को 9000 बनाने के लिए फिर से 1000 इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मैच करना है। तो दोनों बैलेंस कितने हो जाएंगे, 9,000, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, एक ये रीज़न हो गया कि बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है और आपको पता नहीं, बैंक बैलेंस अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाता है, तो आपको कैश बैलेंस को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। अब मान लो किसी कस्टमर ने, कोई कस्टमर था, उसने बिना हमें बताए हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। उसने हमसे कोई पैसा लिया होगा या उधार में गुड्स खरीदी होंगी, अब उसने वो पैसा बैंक में जमा करवा दिया। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। सपोज करो एक कस्टमर था, उसने 3000 हमारे अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक बैलेंस आपका अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो गया, 13000 हो गया। लेकिन इस चीज़ का हमें पता नहीं है, तो हमारी कैश बुक तो वही बैलेंस शो कर रही है, पुराना वाला 10,000। तो मुझे इसको इसके बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस 3000, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, दोनों मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब कई बार बैंक हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट कर देता है, जैसे मान लो हमने कोई लोन ले रखा है और उसकी इंस्टॉलमेंट बैंक हमारे अकाउंट से काट रहा है, कोई भी लोन ले रखा हुआ आपने, तो सपोज करो बैंक ने कोई पेमेंट कर दी, जिससे हमने लोन ले रखा है, कोई पेमेंट कर दी, किसी तरह का बैंक को हमने ऑथराइज़ किया है कि हमारे अकाउंट से वो पैसा काट सकता है। तो सपोज करो बैंक ने हमारे अकाउंट से 2000 रुपया काट लिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर दी, तो बैंक बैलेंस आपका कितना रह गया, 8000, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं था, तो ये 10,000 शो करेगा। अगेन मुझे इसको इसके साथ मैच करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, 2000 माइनस कर लूँगा, ताकि दोनों बैलेंस मेरे कितने आ जाएं, सेम आ जाएं, मतलब 8000। उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब मान लो कि मेरे पास कोई बिल था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिकली एक पूरा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि किससे हमने पेमेंट लेनी और कितनी देर के बाद हमें पेमेंट करने वाला है, और वो हम बैंक से कैश भी करवा सकते हैं। अब मान लो बैंक फाइनली क्या करता है कि जिसका वो बिल है, मान लो मेरे पास एक बिल है जिसकी पेमेंट मुझे 3 महीने के बाद आनी है, मैं बैंक से आज पैसे ले सकता हूँ, बैंक अपनी कुछ कमीशन काटेगा और 3 महीने के बाद बैंक उस पर्सन से वो पैसा ले लेगा। अब सपोज करो मैंने तो पैसा ले लिया, लेकिन बैंक जब उस पर्सन के पास गया वो पैसे लेने, बैंक ने उस पर्सन को अप्रोच किया तो पैसा नहीं दे पाया, उसको कहते हैं डिसऑनर होना, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो उस केस में बैंक हमारे अकाउंट से फिर वो पैसा डेबिट कर लेगा। तो
उस केस में बैंक, मान लो 2000 का बिल था, बैंक हमारे अकाउंट से 2000 रुपया डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि बैंक ने हमें पेमेंट कर दी थी लेकिन बैंक को वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो बैंक हमारे अकाउंट से वो पैसा जो उसने हमें दिया था दोबारा काट लेगा, तो माइनस हो जाएगा ये। तो मुझे इसको मैच करने के लिए यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, 2000 माइनस करना पड़ेगा, ताकि दोनों बैलेंस बराबर हो जाए। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। डिसऑनर बिल क्या हो गया कि मेरे पास कोई बिल है जिसकी पेमेंट मुझे 3 महीने के बाद किसी से मिलने वाली है, मैं बैंक से डिस्काउंट मतलब कुछ पैसा काट कर, बैंक अपनी कमीशन काट कर कुछ पैसा मुझे, वो कुछ पैसे की कमीशन काट कर बाकी मुझे दे देगा। अब मान लो उन 3 महीने के बाद बैंक को वो पैसा नहीं मिलता, तो फिर बैंक मेरे अकाउंट से वो वापस वो पैसा काट लेगा, क्योंकि बैंक को रिसीव नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बैलेंस मेरा 10,000 ही शो कर रहा था, तो मुझे इसको इसके साथ मैच करने के लिए अगेन 2000 माइनस करना पड़ेगा। तो ये है रीजंस। उसके बाद अगला रीज़न एरर्स। एरर्स बहुत लंबा टॉपिक है, ज़्यादा आपको पूछेंगे नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। एरर्स का मतलब आप कुछ गलती कर दो, आप अमाउंट को लिखने में गलती कर दो। आपका अमाउंट 10,000 था, आपने गलती से 1,000 लिख दिया अपनी कैश बुक पे, पेमेंट का या रिसिप्ट का, तो उसको एरर्स कहते हैं। एरर्स एक डिटेल्ड चैप्टर है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे जो बैलेंसेस हैं वो मिसमैच होते हैं। इन्हीं रीजंस को लेकर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको एक ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपको उसका रिजल्ट पूछ लेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से हमारी कैश बुक पे या पासबुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। हमारे पास डिटेल है, हमें एक बीआरएस बनानी है, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसको बनाने का आसान तरीका, जो जो चीज़ें प्लस होंगी, जो माइनस होंगी, प्लस वाली प्लस साइड में रख लेनी है, माइनस वाली माइनस साइड में। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक से हमारा जो बैलेंस है कैश बुक में वो है 10,000, उसको आप प्लस में रखोगे हमेशा। अब कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मिसमैच हुआ, वो क्या क्या है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया था लेकिन पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, मैंने कहा था आपको ये कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, मान लो दोनों बैलेंस सेम हैं। अगर आप किसी को चेक इशू करते हो, पेमेंट करते हो, तो आप कैश बैलेंस को उतना रिड्यूस कर लेते हो जितनी पेमेंट करते हैं। लेकिन बैंक में क्योंकि वो पैसा जिसको हमने पेमेंट की उसने बैंक से वो पैसा निकाला नहीं, तो दोनों बैलेंस हमारे मिसमैच हो गए। तो जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप अपना कैश बैलेंस डिक्रीज कर लेते हो, लेकिन बैंक से क्योंकि वो पेमेंट नहीं हुई, बैंक का बैलेंस उतना ही शो करेगा। मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर बताना है, तो मुझे जब भी चेक इशू होंगे वो दोबारा से जितने के चेक मैंने इशू किए दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू तो कर दिए लेकिन आगे जिसको चेक इशू किए उसने वो बैंक से पैसा नहीं निकाला, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस वाले कॉलम में इसको लिख दूंगा। कितना अमाउंट था, ये अमाउंट था 20,000। चलिए नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब मैंने चेक डिपॉजिट किया, मतलब मेरे पास कोई चेक किसी से कोई चेक आया है, मैंने बैंक में जमा करवा दिया, अकॉर्डिंगली ये मेरी रिसिप्ट थी। तो अगर मैंने वो बैंक में चेक जमा करवा दिया, 10,000 का चेक था, तो मैं अकॉर्डिंगली अपना कैश बैलेंस इंक्रीज कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है बैंक में वो पैसा जमा होगा। लेकिन बैंक में वो चेक नहीं जमा हुआ, ठीक है, क्योंकि लिखा है बट नॉट क्लियर्ड। तो बैंक बैलेंस तो उतना ही बैलेंस शो कर रहा है 10,000, और ये है 20,000। मुझे इस बैलेंस को इसके साथ मैच करना है। क्या करूँगा, इस 20 में से जितना भी चेक मैंने डिपॉजिट किया था बैंक में माइनस कर दूंगा, तो मुझे फिर से वो 10,000 माइनस करना पड़ेगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो इसको माइनस वाले कॉलम में डाल दो, क्योंकि ये मुझे माइनस करना, और अमाउंट कितना है 10,000 का। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, जितना भी इंटरेस्ट बैंक देगा तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे हमेशा, आपको हमेशा कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है, तो अगर ये इंक्रीज हुई तो इसको आपको यहाँ पे भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। कितना इंटरेस्ट था 5,000 का, तो प्लस वाले साइन में इसको लिख देना है।
बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काटा। बैंक चार्जेस मतलब बैंक आपके अमाउंट से कुछ चार्जेस ले रहा है, तो जितने पैसे वो ले रहा है जैसे 4000, तो आपका बैंक जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा इसके साथ ही आपको मैच करना है। तो बैंक चार्जेस अगर डिक्रीज करना है मुझे, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा जितना अमाउंट बैंक से भी निकला है, तो माइनस कर दूंगा 4000। उसके बाद कस्टमर डिपॉजिट 5000 इन बैंक, कस्टमर ने सीधा मेरे बैंक अकाउंट में 5000 रुपये जमा करवा दिए, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो मुझे इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्लस कॉलम में लिखना पड़ेगा। और बैंक पेड इंश्योरेंस ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने 2000 की इंश्योरेंस हमारे बिहाफ पे पे कर दी। बैंक चार्जेस डेबिटेड चार्ज, ठीक है, बैंक ने पे कर दी हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस, मान लो 2000 की, तो बैंक ने इंश्योरेंस पे की, इसका मतलब बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी माइनस कर देना है इसको, यहाँ पे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, तो माइनस करना है, तो माइनस वाले कॉलम में इसको लिख दूंगा। ये करने के बाद आपको जस्ट टोटल करना है, आपको देखना है कौन सी साइड बड़ी है। 20, 10, 30 और 10, 40, ये साइड बड़ी है 40000, इसमें से 10, 4, 14 और 15, 16, 16000 निकाल दो, तो बाकी कितना बचेगा 26000। ये साइड 40000 थी, ये साइड टोटल आया 16000, 40 में से 16 निकाला तो 26000। ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर, ये आपकी पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जितने आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेके, अब खासकर आज का जो सेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जब मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा वो डाउट आपके बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।